हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2019 का सीसेट का पेपर चल रहा था। इसमें हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 50 प्रश्न देख चुके हैं हम सब। और आप लोगों को बता दें कि जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल है। इसमें दोनों ही भाषाओं में पेपर का डिस्कशन किया गया है। 2021 और 2020 का कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैनल पर देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ एक है कि आप अगर वीडियो देखेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा कि आपको कम से कम समय में सीसेट सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका पता चल जाएगा कि सीसेट को किस तरीके से सॉल्व करके हम क्वालिफाई कर जाएं, जिससे कि अंत में ये ना कहना पड़े कि जीएस में बहुत सारे प्रश्न बन गए लेकिन सीसेट में 1 नंबर से रुक गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। 2015 तक का पेपर हम देखेंगे। आज हम 2019 का दूसरा वीडियो देखेंगे और वो 51 नंबर प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है और 2019 के पेपर का 51वां प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़ों, क्या है आंकड़ा भाई? 25 है, 33, 72, 65, 29, 60, 30, 54, 32, 53, 42, 52, 42, 51, 42, 48, 45, 47, 46, 33 की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताना है। यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड of the following data: 25, 33, 72, 65, 29, 60, 30, 54, 32, 53, 42, 52, 42, 51, 42, 48, 45, 47, 46 और 33 इजी। ठीक है, आंकड़े कितने भाई? आंकड़ों अगर कुल संख्या देखी जाए ना तो ये कुल 20 हैं। ठीक है, कितने हैं? 20 हैं। तो n का मतलब हो जाएगा 20। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका जो बोल रहा है यहाँ पे, माध्यिका निकलेगी कैसे? तो इसका फार्मूला होता है, अगर यही संख्या 21 होती तो n+1/2 हो जाता, लेकिन ये संख्या 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2, ठीक है, 2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटे हो जाएगा 2 के। फार्मूला है इसका। तो संख्या कितनी, n कितनी है? इतना n है 20, तो n/2 मतलब 20 नहीं, n/2, हाँ, n/2 मतलब 20वां पद हो जाएगा। ठीक है, 20/2, फिर 1 में हो जाएगा, n है ना, तो 20 प्लस धन 1/2 बटे हो जाएगा 2। ये सॉल्व कर लेंगे अगर तो आ जाएगा 10वां पद और 11वां पद का बटा 2 हो जाएगा। निकालेंगे तो 10वां और 11वां पद क्या है? 10वां और 11वां पद अगर देखें तो गिन लेते हैं। 3, 3, 6 मतलब 42 आ जाएगा। एक तो 10वां पद क्या है? इसका 10वां पद, इसको पहले हम वो कर लेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका जो 10वां पद है वो हो जाएगा 45 और 11वां पद हो जाएगा 46। ठीक है, तो 45 + 46 बटे 2 कर देंगे तो इसका जो 91/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 45.5। ठीक है, बहुलक की बात करें। अब बहुलक कितना है भाई? बहुलक देखिए किसका सबसे ज़्यादा बहुलक है,
तो बहुलक जो है सबसे ज़्यादा है 42 का, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 है ना, 3 बार 42 आया हुआ है। तो 45.5 माइनस 42 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? किस शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है कि जो लीप वर्ष हो सकता है? इसमें ऐसा कौन सा है? तो देखिए ये जो ऑप्शन है ना 2300 भी तो हो सकता है लीप ईयर, है ना। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इंग्लिश में देख लें थोड़ा। तो इन विच सेंचुरी फरवरी विल हैव 29 डेज फ्रॉम द फॉलोइंग? तो 23 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य है 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कौन इस लेन देन में सही होगा? इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांजेक्शन? तो इसका सही क्या होगा? 10 कमीजों का क्रय मूल्य है 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो सीधा सीधा इसमें है कि 2 कमीजों का एक्स्ट्रा हो रहा ना, तो 2/8 गुणे 100 कर देंगे। 2 चौके 8, 4 25 है 100, तो 25% आया ना। तो ये 25% क्या है? यही हो जाएगा इसका लाभ। ठीक है, 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? विषम युग में देखना है। चूज द ऑड पेयर। बोतल है मदिरा है, गेंद बल्ला है, कप है तो चाय है, घड़ा है तो पानी है। इसमें जो विषम युग है, विषम युग्म है, घड़े में पानी होता है, बोतल में मदिरा होता है, कप में चाय होती है, तो गेंद में बल्ला होता है क्या? है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेंद और बल्ला, मतलब बॉल बैट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज, ये वाला थोड़ा सा लंबा होगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये त्रिभुज का सवाल हमें आएगा भी नहीं भी सही से, तो उल्टा पुल्टा बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निर्णय लेने का पहला चरण है। अब देखिए, प्राथमिकताओं को स्थापित करना, दूसरा है विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, समस्या को पहचानना और परिभाषित करना, कार्यविधियों को निर्धारित करना। द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू establish priorities, establish specific goals, identify and define the problem, determine courses of action। हम पहले भी इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। तो निर्णय लेने का जो सही चीज़ है कि पहले तो आप समस्या को समझने की कोशिश करिए, फिर उसको परिभाषित करिए। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर बताना है। टू नंबर्स आर सच दैट देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर इन द रेशियो 5:1:18, देन डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा ये। दो संख्याएं हैं और अब कोई भी संख्या हो सकती है जो कि इसी के रेशियो में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम इस प्रकार करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5x है, a माइनस बी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 1x या फिर x ही लिख देंगे, और a इंटू बी इक्वल टू है कितना, 18x के। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा समीकरण है।
तो पहले दूसरे समीकरण को मिला के देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, पहला समीकरण क्या बना था, a प्लस बी इक्वल टू 5 ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो है समीकरण। फिर a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस 5b हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इस 5 को इस वाले a से, इस b को इस वाले b से, तो इसको हम इससे, इसको इससे मिला दिए, तो 5a माइनस a कितना हो गया 4a इक्वल टू 4b। 4 नहीं इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6/4b, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 3/2b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं। अभी तक कितना आ गया, अब एक समीकरण ये भी आपका बन गया कि a इक्वल टू 3/2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 3 और 4 को एक साथ देखेंगे। वैसे ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना, फिर भी इसको देख लेंगे हम। ये हो जाएगा 3/2b इंटू b इक्वल टू कितना हो जाएगा 18a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 3/2b माइनस बी के। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर 3b², ठीक है, प्लस 36b इक्वल टू हो जाएगा 54b। ठीक है, अब क्या होगा, अब 36 और 54 इसको माइनस जब कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3b² है ना, माइनस 18b इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब b बराबर क्या हुआ, b बराबर 2 आया ना, एक आया 0, एक आया 6, तो 0 तो अमान्य होगा, तो b बराबर 6 हो जाएगा 1। ठीक है, अब a बराबर क्या होगा भाई, a बराबर 3/2b इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6 कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, a इक्वल टू हो गया 9। अब अंतर पूछा गया है वर्गों का, तो a² माइनस b² कर देंगे ना, तो एक तो हो गया 9² माइनस हो गया 6² कर देते हैं, 9 9 81 और 6 6 6 के 36 माइनस कर देते हैं 5 और 7 माइनस 3 4 45। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया 45। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ये अगला प्रश्न जो है बहुपद x² प्लस 4x²। अगला देखते हैं कि वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता है। तो गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानना है भाई। दैट न्यू स्टूडेंट सेज दैट आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर एंड ही must be telling the truth because no student would lie to his favorite professor. Identify the fallacy involved in the passage. तो इसमें जो होगा ना वो चक्रक की भांति होगा। कैसे होगा कि जो दोष दिया गया ना ये चक्रक की तरह है। कैसे कि यह वह तर्क दोष होता भैया जिसमें बिना समर्थन के तर्क के निष्कर्ष को सच मान लिया जाता है। ठीक है, यह मौखिक रूप से उपयोगी होता है जो प्रश्न उठाने या प्रश्न का सुझाव देने से संबद्ध है। ऐसे सवालों में भ्रम से बचने का प्रयास किया जाता है।
भ्रम से बचने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप तर्क है कि हरा रंग अच्छा होता है क्योंकि यह हरा भरा है, ठीक है, उसे इसीलिए अच्छा मान लिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, चक्रक हो जाएगा, ठीक है। पेटिशियो प्रिंसिपी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होंगे। इन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स 20% ऑफ द स्टूडेंट्स obtained फर्स्ट क्लास। इफ द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा भाई, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न में दिया गया है कि उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत है 20, ठीक है। पाई चार्ट में इनको दिखाएंगे तो 360 का 20% निकाल लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 72%। ओके, आगे देखते हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज है, जो चित्र दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो कर लेते हैं, ठीक है, कितना होगा। देखो भाई, 1 है, 2 है, ठीक है, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये है 5, एक ये भी है 6, हो गया 6। तो ये हो गए, सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक ये 7 हो जाएगा, एक ये 8 हो गया, है ना, एक ये 9 हो गया, है ना, और एक ये 10 हो गया। 10 तो साफ सुथरे दिख गए। एक 11 भी हो गया, ठीक है। अभी भी बच्चे हैं इसमें, कैसे बचे हैं, एक ये बचा है 12, ठीक है, एक ये भी बचा है 13 है इसमें ऑप्शन, ठीक है। एक इसमें और भी, अभी देखिए क्या है कि और त्रिभुज है ना इसमें दिखा रहे हैं। एक ये हो गया 14 हो गया ना। अभी एक और बनेगा यहाँ पे, और वो जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ये वाला, ये 15, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। क्या है भाई, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस। दूसरा है यूटिलिटी, सीक्रेसी, डिसोनेंस, ठीक है। तीसरा है सीक्रेसी, डिसोनेंस, डिसेप्शन। चौथा है डिसिमिलरिटी, डिसोनेंस, डेविएंस, ठीक है। हिंदी में देखें तो सानिध्य उपयोगिता अकेलापन है, उपयोगिता गुप्तता असंवादिता है, गुप्तता असंवादिता छल है, विषमता असंवादिता विपथन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला समांतर चतुर्भुज से संबंधित है, इसको नहीं, अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। निम्नलिखित में क्रम में एक लुप्त संख्या बतानी है। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9 दिया गया है। इसको कैसे देखेंगे भाई, इसको हमने क्या किया कि 3 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5, 5, 19, 7, 41, 9, इसको इससे मिला दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, 3, 2, 5, 2, 2, कहाँ पे है, 9 के बाद आएगा, वो भी कौन से वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं अब इसको भी। चलिए इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें भी प्लस करेंगे 14, ठीक है, 19,
22, ठीक है। 14 और 8 कितना होता है? 22 होता है, तो 8 ये भी हो जाएगा। तो हम देख लेंगे 30, 8, 38, 38 जोड़ देंगे, नहीं 30 जोड़ेंगे सीधा, तो 22, 8, 30 है ना, तो 22 ये और 8 वो 30, तो जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा कितना? 71 आ जाएगा, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर 71 है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है 12 और 144। यदि एक संख्या 36 तो दूसरी संख्या क्या होगी? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 144 रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज 36, द अदर नंबर इज। पहला 36 है तो दूसरी संख्या बता देनी है हमको। चलिए हमने मान लेते हैं, हम अगर मान लें कि x है पहली संख्या, नहीं x है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? उनका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो गुणनफल पहली संख्या आपको पता ही है, तो 36x ये तो बराबर हो जाएगा 12 गुणे 144 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? बटे 36 कर देंगे, 36 चौका 144 हो जाएगा, तो 12 चौके 48 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 48, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड रूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज? ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? देखिए जो ऑप्शंस हैं, बुद्धियोत्तेजक है, डेल्फी तकनीक है, नामिक समूह तकनीक है, क्रमिक समूह तकनीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नामिक समूह तकनीक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये त्रिज्या से संबंधित है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? द मेंटल फंक्शन विच डज नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। तो कौन सा नहीं भाई, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रकार्यात्मक स्थिरता। क्या होती है प्रकार्यात्मक स्थिरता भाई? यह एक ऐसा मानसिक प्रकार होता है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होती है। यह एक प्रकार है और उसमें भी स्थिरता की बात करता है, जो सोचने तथा समस्या तक व्यक्ति को पहुंचने से रोक रहा है, ठीक है। यह स्थिर प्रकार को अभिव्यक्त कर रहा है। इस प्रकार परिकल्पना, अंतर्दृष्टि, साधन साध्य, विश्लेषण के विपरीत प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान में सहायक नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? विकास रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट? तो भाई देख लेते हैं, 31, 18, 49 होता ही है, तो ये 32 हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या भारत में कथन है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? स्टेटमेंट है, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? तर्क क्या दिया गया है? 2 तर्क दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला तर्क भाई, हाँ साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा ये कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तर्क में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स में है कि यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। दूसरा है नो, इट विल एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, ठीक है। तो इसका जो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यहाँ पे हमें जो सही उत्तर है उसी को हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही तर्क ना प्रबल हैं भाई, ठीक है। तो दोनों ही तर्क क्या हैं? प्रबल हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, यदि ललन ललन है पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ललन रतन के किस दिशा में है? मतलब कहा जा रहा है कि रतन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ पवन। इफ ललन इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ पवन, देन ललन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रतन, कहा जा रहा है। अब देखिए ऐसे बना देते हैं, एन एस ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पश्चिम क्या होगा? साउथ वेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। चलिए, अब रतन जो है ना पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रतन, मान लीजिए पवन यहाँ है तो रतन है यहाँ पे। ठीक है, 40 मीटर दूरी है, ये है P और ये है R। अब कह रहा है कि यदि हाँ दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, किसके? पवन के, तो ललन होगा यहाँ पे भाई, ये हो गया, यहाँ पे हो गया कौन? L, ललन। तो कहा जा रहा है कि रतन ललन जो है रतन के किस दिशा में है? तो दक्षिण में होगा ना भाई, सीधा सीधा उत्तर है इसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, C सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ललन जो है रतन, अच्छा पवन के 40 मीटर, सॉरी फिर से देख लेते हैं, प्रश्न गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, कि रतन हमने क्या किया? रतन जो है पवन यहाँ पे है और रतन यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया पवन और रतन, सही स्थिति कर लेते हैं। अब फिर कह रहे हैं ललन जो है पवन के दक्षिण पूर्व में है 40 मीटर, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया L। तो पूछा जा रहा है कि ललन रतन की किस दिशा में है? तो भैया पूर्व में है। ठीक है, इसका सही उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समूह में कौन सा इनमें नहीं है? आँख, कान, दांत, ठुड्डी है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप? आइज, ईयर, टूथ, चिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए जो ठुड्डी है ना, चिन, ये अलग है। कैसे? ठुड्डी के अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्य के विशेष क्रियाशील अंग होते हैं। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, दांत क्या होते हैं? खाने के लिए। ठुड्डी क्या है? वो चेहरे का एक भाग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ठुड्डी हो जाएगा, चिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याएं हैं, इनकी माध्यिका बतानी है। तो देख लेते हैं माध्यिका भाई। 4.6, 0, 9.3, -4.8, 7.6, 2.3, 12.7, मतलब ये सिद्ध दिया गया है। 6.1, 3.9, 5.2 है। इसकी जो माध्यिका वो क्या होगी? इनकी संख्या कितनी है? टोटल अगर देखें तो 12 है टोटल संख्या, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होगा? वही n/2 n इंटू n+1/2 पद हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे तो एक में 12 मतलब 6वां पद हो जाएगा, एक में हो जाएगा 7वां पद। तो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। तो 4.6 + 5.2 आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2। अब इनको प्लस कर लें, 6 + 2 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 549 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 4.9 आ जाएगा। सही उत्तर क्या हो गया? 4.9 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्णय क्षमता का सार है समस्या समाधान है, विकल्पों के मध्य चयन करना है, वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना या अनुश्रवण है। द एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग,
चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और मॉनिटरिंग। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही पूछा गया है, सही हमको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है विकल्पों के मध्य चयन करना निर्णय क्षमता का सार होता है, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया। अगला भी एक प्रश्न है, पाई चार्ट है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाया गया है। वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय देता है, मतलब प्रतिशत में बताना है हमको। तो देख लेते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज डेली और आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन डिग्री, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। हाउ मच टाइम इन परसेंट डज ही स्पेंड इन गेम इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। तो देख लेते हैं परसेंटेज क्या है, गेम का देखना और स्लीपिंग का देखना है। तो पाई चार्ट में क्या दिखेगा, सोने का जो समय दिया गया है वो है भाई 120 डिग्री, और खेलने का क्या कोण है 30 डिग्री है, दोनों का कोण यही है। तो हम क्या करेंगे, 30 बटा कितना है 120 गुणे कर देंगे 100 के, ठीक है। इधर कर दिए 3, 4 जा 12 और 4 25 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा इसका सही उत्तर, 25% आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव हैं। डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। तो एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 आर देर आर 6 विलेजेस हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए and D is 1 kilometer to the south of A. Which 3 villages are in line? यहाँ पे हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, देख लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए शुरुआत से ही लेंगे। D कि 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या है, डी के 1 किलोमीटर में ये है, ठीक है। और फिर दूसरा कह रहा कि ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, ऐसा भी बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। अच्छा, जब 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है तो इसका मतलब ए जो है सबसे उत्तर में जाएगा। तो हमने ए को कहाँ रख दिया, बिल्कुल उत्तर में कर दिया। अब इसके दक्षिण में डी हो गया। फिर कह रहा कि ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है। तो भैया उत्तर में ए है ही है, तो ई को हम यहाँ पे रख देंगे, हो गया। फिर ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, तो हमने बी को यहाँ कर दिया। फिर अब क्या है, अब है ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, तो सी को हमने यहाँ रख दिया। अब ए डी ई जो है एक लाइन में दिख रहे हैं ना तीनों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए डी ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता होगा भाई, ये जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। क्या है, क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्रोनेमिक्स होता क्या है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में किया जाता है। संचार समय से संबद्ध प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यह भी अशाब्दिक संचार से संबद्ध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम वाला है,
तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता भी है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें जो निहित तर्क दोष है वो क्या है? द गोल्डन रूल इज बेसिक टू एवरी system of ethics ever devised and everyone accept it in some form or other. It is therefore undeniably sound moral principle. It involves the fallacy of. ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोक उत्तेजक। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स एड पॉपुलम। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लोक उत्तेजक। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता, अभियोजन। असेसिंग यूटिलिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, अवेलेबिलिटी, एडजस्टमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता का आकलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असेसिंग यूटिलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, युक्ति। सभी भारतीय धार्मिक हैं और सभी पेंटर धार्मिक हैं, इसलिए सभी पेंटर क्या हैं? धार्मिक हैं। इसमें जो निहित तर्क दोष वो क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ऑल इंडियंस आर रिलीजियस, ऑल पेंटर्स आर रिलीजियस, सो ऑल पेंटर्स आर इंडियंस, इट इन्वॉल्व द फैलेसी ऑफ। तो इसमें जो तर्क दोष है वो है अव्याप्त मध्यम पद। ऐसे कर दिए ना, एक हो गए भारतीय और एक हो गए पेंटर, ये हो गया धार्मिक, ये पेंटर है पी, ये हो गया रिलीजियस, ये हो गए इंडियंस। ठीक है, ऐसे इंडियंस हो गए। तो क्या है ये अव्याप्त मध्यम पद हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि डेट को हम लिखते हैं WZGB से, तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए खोल लिखा जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड डेट इज रिटन एज WZGB, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड बी रिटन फॉर कम? कम के लिए कौन सा लिखा जाएगा कोड? अब देखिए क्या है ना, डेट के लिए लिखा गया W, D के लिए W है, A के लिए Z है, A to Z हो गया, D to W हो जाएगा, T to G हो जाएगा और E to V हो जाएगा। इसी प्रकार से कम में लिखेंगे तो C to क्या हो जाएगा? XYZ होता ना, तो C to X हो जाएगा। तो B और C तो वैसे ही गायब हो गए, और E इक्वल टू V है, तो E इक्वल टू V ले लेते हैं, तो इसका सही उत्तर A हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे चित्र में x क्या है? वाट एक्स इन सेकंड फिगर। 119 दिया गया है, 17 21 है, 174 है, 18 है, x है, 184 23 24 है। तो x का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए पहले चित्र में क्या लिखा गया, 21 17 119 लिखा गया है। ठीक है, ठीक है ना, तो 21/3 कर दिया गया, 7 आया और 17 7 119 हो गया। ऐसे कर देंगे ना भाई कि हम 21/3 गुणे 17 कर देंगे, 3 से काट दिए 7 हो गया, 17 7 119 आ गया। तीसरे वाले में क्या है, 24/3 गुना कर दिए 23, 3 8 जा और 23 8 184 हो गया। तो सिंपल सा है, तो इसको भी ऐसे कुछ करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जो ये इसी से गुणा होगा, तो 18 को हम डिवाइड कर लेते हैं ना, 6 आ जाएगा। और 6 को डिवाइड करेंगे 174 में, तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 9 54, 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
11 से 50 के बीच बीच कितनी संख्याएं ऐसी जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं होंगी? अब ऐसे कौन सी संख्या हो सकती भाई 11 से 50 के बीच में 3 से विभाज्य नहीं होंगी? शर्त ये भी है। तो 3 से जितनी विभाज्य हो रहे हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं पहले। 11 से 50 के बीच में ये भी ध्यान रखना है। तो 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48 ये होती हैं 3 से विभाजित। अब 7 से कौन होंगी भाई? तो 7 से हो जाएगी 14, 7 से हो जाएगी 21 तो होनी नहीं चाहिए, हो जाएगी 28, 7 से हो जाएगी 35 और 7 से हो जाएगी 49। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 11 से 50 के बीच में 7 से डिवाइड हैं लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। अगला प्रश्न है, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है ना? ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में आएगा? ए इज रिचर देन बी, सी इज रिचर देन ए, डी इज रिचर देन सी, ई इज रिचेस्ट देन ऑल। इफ दे आर मेड टू सिट इन द above degree of richest, who will have the central position? ए बी से अमीर है, यहाँ पे हमने ए कर दिया, ये कर दिया बी को। यहाँ पे सी जो है ए से अमीर है, सी इससे भी अमीर हो गया। डी सी से अमीर है तो डी को हमने इसके बाद यहाँ रख दिया। ई जो है सबसे अमीर है तो ई यहाँ पे हो जाएगा। तो बीच वाली जो पोजीशन है भाई, दो हैं दो हैं दो हैं, तो सबसे बीच वाली पोजीशन में सी आ जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती तो ये कुल होते हैं 200। यदि उनके पैरों की गिने जाए तो योग हो जाता है 580। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? देखिए, खरगोश के जो पैर होंगे 4 हो जाएंगे। इंग्लिश में देख लें, थोड़ा सा डाउट होगा तो सही हो जाएगा कि इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 इन ऑल, एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580 इन ऑल। तो हाउ मैनी पिजन्स आर देयर इन द जू? ठीक है, तो खरगोश की संख्या x मानते हैं और y मानते हैं कबूतर की संख्या। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर है 200, क्योंकि सर तो एक ही होंगे सर। ठीक है, और पैर कितने होंगे भाई? खरगोश के हैं 4 पैर, कबूतर के हैं 2 पैर। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू है 580 के। लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर से माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? दो से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 290 की। ठीक, अब 2x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 290 के, और घटाने पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा भैया x इक्वल टू 90। ठीक, और y बराबर क्या हो जाएगा? 110 के। पूछा क्या गया है? कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कबूतरों की संख्या हो जाएगी 110, 110 कबूतर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इज फाउंड? तो किसमें निम्नतर सहनशीलता पाई जाएगी? तो निम्नतर जो सहनशीलता मिलेगी ना, वो निर्देशात्मक शैली में मिलेगी। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा, डी डायरेक्टिव स्टाइल में मिलेगी निम्नतर सहनशीलता। अगला प्रश्न देख लें कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या है?
कभी इरादतन नहीं होती, सदैव इरादतन होती है, शायद ही कभी लाभदायक होती, या कभी कभी गैर इरादतन होती है। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, फीडबैक इज नेवर इंटेंशनल, ऑलवेज इंटेंशनल, सेल्डम यूजफुल और समटाइम्स अनइंटेंशनल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, कभी कभी गैर इरादतन होती है, ठीक है, समटाइम्स अनइंटेंशनल होती है। ओके, अगला प्रश्न है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर इन, केंद्रीकृत नेटवर्क होता है, प्रतिबंधित नेटवर्क होता है, समस्याओन्मुख नेटवर्क में, या विकेंद्रित नेटवर्क में, सेंट्रलाइज नेटवर्क, रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नेटवर्क, या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रित नेटवर्क में, ठीक है, सही उत्तर हो गया विकेंद्रित नेटवर्क में। क्या होता है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन विकेंद्रित नेटवर्क में उच्चतम होता है। ध्यान रखना, इसमें समस्या की सही पहचान हो जाती है और जटिल समस्याओं को भी टुकड़ों में बांटकर सही समाधान तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रेरणा भी सहायक साबित होती है। केंद्रीकृत नेटवर्क में समस्याओं का समाधान तो होता है, किंतु उसमें जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? इस सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम, तो कितनी हो जाएगी भाई? इसमें देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा के जब करेंगे ना, तो परसेंटेज पे हम आर ही रखेंगे, कोई दूसरा परसेंटेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात यहाँ हुई ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो सही उत्तर आएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन इंटू एक धन दर बटे 100 घात समय होता है। समय है 20 साल भी दिया है, एक है 5 साल का, तो ठीक है, इसका सही उत्तर 1,92,000 हो जाएगा, ठीक। अगला है, अन्य से भिन्न को चुनना है, चूज द ऑड ऑन आउट। तो BD6 है, FH14 है, JL22 है, NP31 है। इसमें जो अलग है, अब देखिए BD है, B का 2, D का है 4, तो 2 + 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा, सीधा सा है। FH है, तो F कितना है? 6 है, और H है 8, तो 8 6 14 हो जाएगा। JL क्या है? 22 है, तो JL मतलब 10 + 12, ये हो जाएगा 22, और NP कितना है? 14 और 16 है, तो ये हो जाएगा 30। 30 नहीं होना चाहिए था, इसको कितना होना चाहिए था? 31, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा, NP31 है, ठीक है। इसको 30 होना चाहिए था, ये 31 हो गया है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या होता है? व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? पहला ऑप्शन है नीति प्रवचन निर्णय परक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, संवाद सारांश आत्मसमीक्षा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया रक्षात्मक अभिवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है वैयक्तिक कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्ण। इंग्लिश में देखें, मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। दूसरा स्टेटमेंट है डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू। तीसरा ऑप्शन है यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड। चौथा ऑप्शन क्या है कि भैया पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट एंड सिंपल नरेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यह एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, तो क्या कहलाता है? ए ग्रुप एफर्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प अ मैनेजर सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड
द डेल्फी टेक्निक होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होती है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मतलब डेल्फी तकनीक, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक, या बुद्ध्युत्तेजक होता है। इसका जो सही उत्तर है ना, बुद्ध्युत्तेजक होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन पर विचार करना हमें, चलिए कर लेते हैं विचार कि क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। दो तर्क भी हैं। क्या क्या है तर्क? हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? तर्क हैं, यस, बिकॉज साइंस ए प्रोफेशन डज नॉट कम इन द वे ऑफ फेथ। दूसरा है नो, बिकॉज रीजन एंड फेथ डू नॉट गो टुगेदर। तो इसमें दिया गया है पहला सही, दूसरा सही, पहला दूसरा सही, दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, कि या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। और कुछ वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं, उनका मानना यह भी है कि विज्ञान एक व्यवसाय जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनका मानना यह भी है कि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इसका सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, अगर रोज को 62 68 21 से लिखते हैं, चेयर को लिखते हैं 73 456 और प्रेस को लिखते हैं 96 143, तो सर्च का कोड क्या होगा? इफ रोज ROSE इज कोडेड एज 6821, चेयर is coded as 73456 and PRECH press is coded as 96143, तो what will be the code for search? देख लेते हैं भाई, इसमें अगर मिलाना चाहें तो कैसे मिलाएंगे? इसमें हम देखते हैं। R देखिए, रोज में 6 है R, और चेयर में भी 6 है R से, तो R का हम 6 कर देंगे। तीसरे नंबर पे 6 हो जाएगा। C और D ख़त्म, बचे A और B। अभी देखिए E का देख लेते हैं क्या है। E देखिए 1 है रोज में, और इसमें कितना है? E में भी, इसमें भी 1 है, तो हम E का देख लेते हैं, 1 हो जाएगा। तो 1 1 अभी चल रहा है, A और B दोनों में है। अब देख लेते हैं R का। R का तो हो गया ना, R का हो चुका है। अभी बचा है H का देखिए 3 है, इसमें भी 3 होगा, तो लास्ट में 3 आएगा। तो ये भी अभी चल रहा है, ए बी दोनों साथ में चल रहे हैं। A का क्या होगा? A का इसमें है नहीं अभी। C का देख लेते हैं। C का देखिए 4 है, तो C का 4 हो जाएगा। ठीक है, C का 4 है। तो C का अगर 4 हो जाएगा, तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है ना? कैसे होगा भाई ये? अब देखिए C का 7, अच्छा C का 7 है ना? 173 है, 143 लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, A हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन प्रवाद ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ग्रेप वाइन? ठीक है, ऑप्शन है ए, देयर इज फ्रीडम टू मूव इन एनी डायरेक्शन, इट इज लाइकली टू सेटिस्फाई ग्रुप नंबर सोशल नीड्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, इट इज लार्जली यूज्ड टू सर्व द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन इट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा
इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज, आद्य प्रारूप होता है, समकालिक होता है, अतुल्यकालिक होता है, समकालिक अतुल्यकालिक दोनों होता है, आर्केटाइप्स होता है, सिंक्रोनस टाइप होता है, या एसिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है, या बोथ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा समकालिक होता है, मतलब सिंक्रोनस होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर सिंक्रोनस। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, देन द अंकल ऑफ डी इज। तो ये कैसे होगा? तो देख लेते हैं। ए बी भाई हैं, ठीक है, हमने कर दिया ए और बी। ठीक है, चलिए ए और बी को हमने भाई भाई मिला दिया, ऐसे हो गए दोनों भाई भाई। ठीक है, क्या बोला? ए भाई है बी का, हो गया भाई। अब क्या है? सी जो है पिता है ए का, अब ए का पिता है सी, इसमें बताया गया है। अच्छा, डी भाई है ई का, छोड़ देते हैं अभी। ई पुत्री है बी की, ई पुत्री किसकी है? बी की, तो इसकी पुत्री हो गई ई। अब यहाँ भी कह रहा है कि डी जो है भाई है ई का, ये दोनों भाई इधर और ये दोनों भाई इधर, तो डी का ए से डी का ए चाचा बना ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी का चाचा कौन है? तो भैया ए है इसका चाचा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1995 was Sunday. What day it was on 1 जनवरी 1996? देखिए, 1 जनवरी 95 से 1 जनवरी 96 तक का विषम दिन 1 होगा, है ना? मतलब एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में, याद रखना भैया, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो 1 जनवरी 96 को रविवार के बाद का दिन आएगा सोमवार, सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? मंडे आएगा, मंडे इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो ये भाई आज 19 वाला भी पेपर समाप्त हो गया। अगली वीडियो में 2018 का पेपर शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सीसेट में अच्छा खासा प्रश्न कर लेंगे और क्वालिफाई हो भी जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो कि 2018 से संबंधित होगी उसके साथ कल मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।